नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अर्थ इंस्टीट्यूट में। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो और मैं आपको अवगत करा देता हूं कि हम यूपी पुलिस को लेकर के आपके एमसीक्यू सीरीज यहां YouTube पर अपलोड कर रहे हैं। उसी को लेकर के हमने थोड़ा सा बड़ा बदलाव किया है। यूपी पुलिस जो तुम्हारी एमसीक्यू सीरीज है वो तो चल ही रही है, लेकिन उसके साथ में राजस्थान स्टेट के जितने भी युवा हैं उन सभी के लिए सीटी की एग्जाम के लिए हम लोगों ने सीटी जो तुम्हारे मॉडल पेपर हैं वो प्रारंभ किए हैं। तो देखिए दोस्तों, आज से आपके यूपी पुलिस के साथ साथ में आपकी सीटी एग्जाम के लिए यहां से क्वेश्चन रेगुलर डलते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज से आपके प्रारंभ हो गए हैं और आज से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है बांसवाड़ा, ये 30 डिग्री 12 मिनट। उसके बाद में दूसरा है आप लोगों का जैसलमेर, ये तुम्हारा 69 डिग्री 30 मिनट। उसके बाद में धौलपुर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर, और ये तुम्हारा डी गंगानगर, ये तुम्हारा 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन है यह है राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति से लिया गया है। और आप लोगों को यह पता होगा कि हमारा जो राजस्थान है वो विश्व के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले इधर देखो दोस्तों, यह बोल रहा है आप लोगों का बांसवाड़ा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बांसवाड़ा यानी 23 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट उत्तर। उसके बाद में ये उत्तर नहीं है बेटा, ये पूरब है। और धौलपुर है तुम्हारा 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, और ये तुम्हारा गंगानगर 78 डिग्री 17 मिनट, ये तुम्हारा ईस्ट। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये राजस्थान का मैप से आप लोग अच्छा समझोगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है वो आपका यहां से प्रारंभ होता है, और यहां से लेकर के यहां तक हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार रहता है। क्लियर? अगर बिंदु की बात करें तो यहां जो बिंदु आता है वो आता है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से, और यहां आता है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। क्लियर? ये हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। और अगर राजस्थान के जिले की बात की जाती है तो यहां आपके राजस्थान का जो दक्षिणतम जिला है जो है बांसवाड़ा, जिसे सौदीपों का शहर कहते हैं। और यहां जो राजस्थान का उत्तरी जिला आता है वो जिला आता है आप लोगों का गंगानगर। कौन सा जिला आता है? गंगानगर। क्लियर? उसके बाद में अगर देशांतरीय विस्तार की बात की जाती है तो हमारे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आपका इस बिंदु से प्रारंभ होता है, और यहां से लेकर के यहां तक हमारे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार रहता है। अगर बिंदु की बात करें, देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देखिए दोस्तों, 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से, यानी पूरब से 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक हमारे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। और अगर यहां जिले की अगर बात की जाती है तो राजस्थान का जो पश्चिमतम जो जिला आता है तो वो मेरे मित्रों जैसलमेर आता है, और राजस्थान का पूर्वतम जो जिला आता है वो कौन सा आता है? धौलपुर, जिसे रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा ऑप्शन ए बी सी डी ए, उसके बाद में ए बी डी सी, और जो तीसरा है वो थोड़ा सा टाइपिंग की वजह से ये आपका नीचे चला गया है, तो थोड़ा सा हम ऑप्शन यही देख लेंगे। तो देखिए, बांसवाड़ा का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, और जो 23 डिग्री जो 3 मिनट जो नॉर्थ है वो कौन सा है तुम्हारा? यहाँ 3, यानी पहले में कौन सा आएगा तुम्हारा? 3, यानी सी। और उसके बाद में जैसलमेर, तो जैसलमेर का 69 डिग्री 30 मिनट, तो ये आपका जैसलमेर है, और जैसलमेर में क्या आएगा तुम्हारा? बी। और उसके बाद में अगर धौलपुर की बात की जाती है तो धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट तुम्हारा ईस्ट, यानी पूर्वी देशांतर। तो ये धौलपुर, ये आप लोगों का इसमें क्या आएगा तुम्हारा? डी। और अगर गंगानगर की बात करते हैं तो इसमें ये रह जाता है तुम्हारा ए। तो देखिए दोस्तों, पहले में जो ऑप्शन था, ये देखिए ऑप्शन ए, पहले में तुम्हारा ए, और दूसरे में आता है दोस्तों, यहां जो दूसरे में आता है ये देखिए बी में क्या आता है तुम्हारा? तो यहां तुम्हारा बी। और उसके बाद में अगर तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे में आता है तुम्हारा डी, और अगर फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ में क्या आता है तुम्हारा ए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा तुम्हारा ए।
और ए के बाद में क्या आता है तुम्हारा बी, और बी के बाद में क्या आता है तुम्हारा डी, और डी के बाद में क्या आता है ए, यानी ये तुम्हारा सुमेलित हो गया है। क्लियर। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, यानी हमारे जो राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय, ये जो है ये आप लोगों का विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ये बिल्कुल आप लोगों का राइट है। उसके बाद में इसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार, ये 869, ऑप्शन बी। ऑप्शन अगर सी की बात करें तो इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 6920 किलोमीटर, और अगर ऑप्शन डी की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 3,42,239। क्लियर। तो इसमें अगर देखा जाता है तो थोड़ा सा टाइपिंग की मिस्ट हो गई है, और टाइपिंग की जो मिस्ट हुई है वो थोड़ी सी ये हुई है कि यहां विषम कोणीय चतुर्भुज, ये तो सही है आपका ऑप्शन। अगर देखा जाता है तो इसकी जो इसका क्षेत्रफल है राजस्थान का वो 3,42,239, ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। यहां आप लोगों का जो ऑप्शन आता है वो ये आता है 3,42,229 वर्ग किलोमीटर। देखिए 3,42,229 वर्ग किलोमीटर, ये इसका ऑप्शन था, थोड़ा सा टाइपिंग की वजह से मिस हो गया है। तो देखिए ऑप्शन ए, इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, यानी ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, ये लंबाई है आप लोगों की 826 किलोमीटर। क्लियर। उसके बाद में इसकी स्थलीय जो सीमा है, इसकी स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, और इसका जो क्षेत्रफल है वो तुम्हारा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यहां आपका टाइपिंग की मिस्ट की वजह से ये 39 हो गया, जबकि यहां करना ये था कि 229 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ए, इसका आधार है, यानी हमारे राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। क्यों? क्योंकि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, और राजस्थान की पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है, और इन दोनों के मध्य में जो डिस्टेंस है वो लगभग 43 किलोमीटर का है। इसलिए राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई के मध्य ज्यादा अंतराल न होने के कारण राजस्थान की लगभग चारों भुजाएं समान है। इसलिए राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, या फिर राजस्थान की आकृति चतुष्कोणीय मानी गई है। क्लियर दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका? ए। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इधर देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ में सीमा का साझा नहीं करता है? निम्न में से कौन सा राज्य, यानी कौन सा स्टेट है जो राजस्थान के साथ में सीमा नहीं बनाता है, सीमा का निर्धारण नहीं करता है? ऑप्शन ए आपका पंजाब, ऑप्शन बी आपका उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन सी आपका हरियाणा, और ऑप्शन डी आपका दिल्ली। तो देखिए दोस्तों, हम लोग देख ही लेते हैं कि कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ में सीमा का निर्धारण नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, देखिए राजस्थान का जो उत्तरतम जो क्षेत्र है, यहां एक राज्य आता है और उस राज्य का नाम है पंजाब। ये तुम्हारा पंजाब है राजस्थान के उत्तर में। और अगर उत्तर पूरब की बात करते हैं तो यहां जो तुम्हारा राज्य आता है उसका नाम है हरियाणा। और पूरब की बात करते हैं तो यहां आता है तुम्हारा यूपी। और दक्षिण अगर पूरब की बात करते हैं तो यहां से सीमा लगती है तुम्हारे एमपी की, और यहां से सीमा लगती है तुम्हारे गुजरात की, और यहां एक देश आता है और उस देश का नाम है पाकिस्तान। क्लियर। ये पाकिस्तान। तो निम्न में से कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ में सीमा का निर्धारण नहीं करता है, यानी सीमा का साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, और ऑप्शन सी दिल्ली, वो ऑप्शन डी दिल्ली। तो यहां आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन डी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के साथ में सीमा का साझा नहीं करता है हमारा राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और ये तुम्हारा गुजरात, इनके साथ में हमारा राजस्थान सीमा का साझा करता है। अगर बात करते हैं तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 5920 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 5920 किलोमीटर, जिसमें सर्वाधिक बनाता है एमपी। कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। और अगर न्यूनतम की बात करते हैं तो पंजाब ये कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर। टोटल हमारा राजस्थान 5 राज्य और 1 पाकिस्तान यानी पड़ोसी,
जो राजा ये तुम्हारा जो देश है पाकिस्तान, इसके साथ में सीमा का निर्धारण करता है। क्लियर दोस्तों? तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका यहां? डी। उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर के गुजरती है? देखिए दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा ही था और मैं आपको एक बार थोड़ा सा और बता दूं। देखिए साहब 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो देखिए दोस्तों 23.5 डिग्री यानी यहां से एक रेखा गुजरती है राजस्थान के दक्षिण से होकर। देखिए इधर देखो दोस्तों, राजस्थान के दक्षिण से होकर एक रेखा गुजरती है और उस रेखा का नाम है कर्क, और इसका जो अक्षांशीय विस्तार आता है वो कितना आता है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री। क्लियर दोस्तों? ये आप लोगों का 23.5 डिग्री नॉर्थ है। क्लियर? उसके बाद में आता है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है यह कहां से गुजरता है? तो यह राजस्थान के जैसलमेर जिले से होकर के गुजरता है। ये आप लोगों का, तो इसमें ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर के गुजरता है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में आता है आपका बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से होकर तो केवल कर्क रेखा प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी आपका डूंगरपुर नागौर, और ऑप्शन सी बांसवाड़ा जैसलमेर, और ऑप्शन डी डूंगरपुर धौलपुर। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? तो यहां दोस्तों आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि 23.5 डिग्री कहां से गुजरती है? तो ये गुजरती है 23.5 डिग्री बांसवाड़ा से। कहां से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा से। और 70 जो डिग्री है ये कहां से होकर गुजरती है? तो ये राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है? तो ये राजस्थान के जैसलमेर से। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? सी। ध्यान रखिए दोस्तों, सीटी के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और मैं इसी तरीके से आपको यहां रोजाना पीपीटी के तुम्हारी जो यूट्यूब पर जो क्लासें हैं ये डेली अपलोड कर दी जाएंगी। तो आप लोग निश्चिंत रहें। जो आपका 40% का जो मैटर जो आप सरकार ने जो छेड़ा है, पहले तो ऐसा सिस्टम था कि हर वैकेंसी का 15% सीटी के स्टूडेंट लिए जाते थे, लेकिन अब जिनका 40% सीटी में मार्क है वो तुम्हारा सीटी क्वालिफाई है। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? देखिए ये आपका क्वेश्चन लिया गया है राजस्थान के परिचय से, और जहां तक जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो राजस्थान के स्थिति एवं विस्तार से लिए गए हैं मैंने ज्यादातर। तो देखिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन रहेगा आपका यहां, ऑप्शन रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा किया गया था। अगर जॉर्ज थॉमस की बात करें तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था उस शब्द का नाम था राजपूताना। और राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो यह किया था आपका 1800 ईस्वी में। चलिए, और अगर कर्नल जेम्स टॉड की बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। और इनकी जो पुस्तक थी वो 1829 में एक पुस्तक लिखी गई थी, और उस पुस्तक का नाम था दोस्तों, देखिए पुस्तक का नाम था एनल्स एंड एंटीक्यूटीज एनल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, एनल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ ये राजस्थान, ये 1829 में सबसे पहले लिखी गई थी। और इस पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। वैसे तो कर्नल जेम्स टॉड ने कई शब्दों का प्रयोग किया था, जैसे आप लोगों का रजवाड़ा, आपके रायथान, और अंतिम रूप से जो शब्द दिया था वो राजस्थान दिया था। तो कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? ऑप्शन रहेगा बी। और उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखिए दोस्तों, ए
23.5 डिग्री, देखिए 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण तक, 30 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक, उसके बाद में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण तक, या फिर ऑप्शन बी में आता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर से लेकर के 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण तक। तो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा सा बताया था, लेकिन अभी थोड़ा सा और देख लीजिए इधर कि ये हमारा राजस्थान है, और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है आपका यहां से प्रारंभ होता है और यहां से लेकर के यहां तक रहता है, और जो यहां जो बिंदु आता है वो कितना आता है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। कितने डिग्री? 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। तो हमारे राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो आंसर दीजिए दोस्तों। तो ये देखिए आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? ऑप्शन रहेगा आपका बी। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इधर देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए दोस्तों राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर माना जाता है तो देखिए ऑप्शन ए 15.21%, ऑप्शन बी 10.41%, ऑप्शन सी 9.81 और ऑप्शन डी क्या आता है तुम्हारा 8.41%। तो देखिए दोस्तों आपका कौन सा आंसर रहेगा? तो आंसर रहेगा आप लोगों का बी। तो यहां जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%। और राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और जो सबसे बड़ा जो राज्य बना राजस्थान वो कब बना था? तो इधर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा जो राज्य बना था वो कब बना था? वो बना था दोस्तों 1 नवंबर 2000 को। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश से, कब दोस्तों? मध्य प्रदेश से, इधर देखिए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को क्या किया गया? अलग किया गया। तो राजस्थान स्वतः ही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन बी। और चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत होता है? यानी लंबवत होता है या लंबवत चमकता है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा और ऑप्शन डी जोधपुर। तो देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं 21 जून की, तो 21 जून को देखिए कर्क रेखा पर सूर्य आप लोगों का सीधा चमकता है। देखिए 21 जून को जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, यानी ये आप लोगों की कर्क रेखा है। इधर देखो ये आप लोगों की कर्क रेखा है, और कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो कब पड़ती हैं? 21 जून को। ये सूर्य भगवान है और सूर्य भगवान कर्क रेखा पर सीधे चमकते हैं 21 जून को। तो देखिए दोस्तों 21 जून को, और 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसे क्या बोला जाता है? कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति मनाई जाती है 21 जून को। देखिए तो कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 2। और वो जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है आप लोगों का बांसवाड़ा। पहला कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। और जो दूसरा जिला है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो जिला है आप लोगों का डूंगरपुर। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है, यानी सीधा चमकता है? तो ऑप्शन कौन सा है आपका? सी। कौन सा है? सी। क्योंकि बांसवाड़ा जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जबकि तिरछी किरणें जो पड़ती हैं वो कौन से जिले में पड़ती है? तो यहां जो जिला आएगा वो कौन सा आएगा? गंगानगर। कौन सा जिला आएगा? गंगानगर। लेकिन लंबवत जो पड़ती है वो कौन से जिले में पड़ती है? बांसवाड़ा में। कौन से जिले में? बांसवाड़ा। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा है आपका दोस्तों? सी। और उसके बाद में चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान दिवस एवं राजस्थान स्थापना दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपका? तो देखिए दोस्तों यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, और यहां से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो 2021 में वीडियो जो ग्राम सेवक का जो आपके राजस्थान में जो पेपर लगा था उसमें राजस्थान दिवस के कुछ दिवस को लेकर के क्वेश्चन आया था। तो थोड़ा सा आप लोग यहां से देखें कि राजस्थान के देखिए
राजस्थान दिवस एवं राजस्थान स्थापना दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए देखिए, 30 मार्च, 1 जुलाई, या 1 नवंबर, या 30 मार्च। राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस, पहले क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। तीसरा है आपका सी, 30 मार्च 1 नवंबर, और ऑप्शन है आपका डी, 30 अप्रैल 1 नवंबर। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो पहले राजस्थान जो दिवस मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है आपका 30 मार्च को, और राजस्थान स्थापना जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सर ऑप्शन बी में भी तो यही है, तो ऑप्शन बी में यही है, लेकिन यहां 1 नवंबर को पहले ये राजस्थान स्थापना दिवस मना रहा है और ये बाद में राजस्थान दिवस मना रहा है। लेकिन थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। जो पहले पूछ रहा है उसको क्रमानुसार जमाएं, जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के हिसाब से आंसर दें, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाएं। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? सी, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 में राजस्थान में कई घटनाएं हुई हैं, जैसा कि इधर देखिए, 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की राजधानी जयपुर निर्धारित की थी। और अगर 1 नवंबर की बात की जाती है तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। और एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 7। तो एकीकरण जब पूर्ण हो गया था तो उसी के उपलक्ष्य में राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? सी। उसके बाद में राजस्थान पूर्ण एकीकरण के अस्तित्व में कब आया था? देखिए दोस्तों, राजस्थान पूर्णतः एकीकरण के अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1957, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1949 और 26 जनवरी 1950। तो देखिए, 26 जनवरी 1950, 30 मार्च 1949 या 1 नवंबर 1956। तो ऑप्शन रहेगा इसका बी, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था 7 चरणों में, और उसी दिन राजस्थान पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया था। अगर बात करते हैं 30 मार्च 1949 को, तो यहां 30 मार्च 1949 को राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों का राजस्थान में विलय हुआ था। क्लियर? और 30 मार्च 1949 को राजस्थान की राजधानी जयपुर घोषित कर दी थी। उसके बाद में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था तुम्हारे हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा प्रारंभ कर दी थी, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू ही हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां, विश्व के संदर्भ में राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? क्लियर? विश्व के संदर्भ में राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारा ये पृथ्वी है, ग्लोब है, और पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजरती है इसे आप लोग क्या बोलते हो? भूमध्य रेखा। क्लियर? और इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोला जाता है। और यह पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित करती है? 2। इसके उत्तर वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। तो इसके उत्तर में जितने भी आपके अक्षांश होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके उत्तरी अक्षांश, और इसके दक्षिण में जितने भी अक्षांश होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके दक्षिणी अक्षांश। क्लियर? तो 0 डिग्री के उत्तर में जितने भी अक्षांश होंगे उनके साथ में क्या लगेगा? नॉर्थ, और दक्षिण में जितने भी होंगे उनके साथ में क्या लगेगा? साउथ। क्लियर? उसके बाद में अगर देखा जाता है तो इधर देखिए, यहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, और यह पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित करती है? 2। कितने भागों में विभाजित करती है? 2। यहां से देखिए, ये आप लोगों की 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और इसके पश्चिम वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहलाता है मित्रों? पश्चिमी गोलार्ध। और ये क्या कहलाता है? आपका पूर्वी गोलार्ध। क्लियर? और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो देखो, इधर देखो, राजस्थान का अक्षांशीय अगर विस्तार की बात करें तो यहां से प्रारंभ होता है और यहां से लेकर के यहां तक रहता है। क्लियर? और अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यहां से प्रारंभ होकर यहां तक रहता है। क्लियर? तो देखिए, अगर बिंदु की बात करें तो बिंदु आता है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से, और यहां जो बिंदु आता है वो आता है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। क्लियर? और यहां की अगर बात करें तो देखिए 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के हमारा राजस्थान उत्तर में स्थित है। तो 0 डिग्री के आधार पर तो कौन सा है तुम्हारा? उत्तरी गोलार्ध। और अगर 0 डिग्री देशांतर की बात की जाए तो 0 डिग्री यानी 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से, तो ये जितने भी
0 डिग्री देशांतर के पूरब में जितने भी आपके देशांतर होंगे ये पूर्वी देशांतर कहलाएंगे, और पश्चिम में जितने भी देशांतर होंगे ये क्या कहलाएंगे, पश्चिमी देशांतर। क्लियर। तो हमारे राजस्थान की जो स्थिति है वो इस तरीके से है, ये हमारा राजस्थान है। देखिए, अगर राजस्थान की स्थिति अगर देखी जाती है तो राजस्थान की स्थिति तुम्हारी इस तरीके से है। क्लियर। और राजस्थान के दक्षिण से होकर एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो विश्व के संदर्भ में हमारा जो राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों ये है आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो देखिए, निम्न में से राजस्थान विश्व के संदर्भ में कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। गलत। सेकंड उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाता है, तो ऑप्शन बी। उसके बाद में देखिए दोस्तों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता। देखिए दोस्तों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता ऑप्शन ए जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी भोगीलाल पांड्या, और ऑप्शन सी मोहनलाल सुखाड़िया, और ऑप्शन डी गोकुल भाई भट्ट। चलिए, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो आप लोगों के जमनालाल बजाज हैं, जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र कहा जाता है। जो तुम्हारे जमनालाल बजाज है, जमनालाल बजाज को गांधी जी के, किसके बेटा? गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर भोगीलाल पांड्या की बात करते हैं तो भोगीलाल जो पांड्या है ये आप लोगों का बागड़ का गांधी कहलाता है, बागड़ का गांधी कहलाता है। क्लियर। और उसके बाद में अगर मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया जी हमारे आधुनिक राजस्थान के निर्माता हैं। आधुनिक राजस्थान का जो निर्माता कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो ये हमारे मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? सी। अगर गोकुल भाई भट्ट की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है? गोकुल भाई भट्ट की। तो हमारे ये गोकुल भाई भट्ट जी राजस्थान के गांधी माने जाते हैं। किसके गांधी माने जाते हैं? राजस्थान के गांधी माने जाते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? तो यहां आंसर रहेगा सी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया। आपका क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है कि राजस्थान में गांधी, वो जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र, यानी 5वें पुत्र गांधी जी का किनको कहा जाता है? तो ऑप्शन कौन सा है आपका? ए। और अगर बागड़ के गांधी तो भोगीलाल पांड्या, और राजस्थान के गांधी तो गोकुल भाई भट्ट। क्लियर। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के, इधर देखिए, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल निम्न में से कौन थे? देखिए दोस्तों, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए हीरालाल शास्त्री, इधर देखिए, ऑप्शन ए हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन बी महाराज सवाई मानसिंह, उस ऑप्शन सी नरोत्तम लाल जोशी, और ऑप्शन डी ये तुम्हारे सरदार गुरमुख निहाल सिंह। तो देखिए दोस्तों, ये आपके जो हीरालाल शास्त्री हैं ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। देखिए साहब, ये आप लोगों के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्लियर। और अगर सवाई मानसिंह की बात करते हैं, जो हमारे सवाई मानसिंह हैं, तो ये सवाई मानसिंह जी थे, ये देखिए दोस्तों, ये हमारे राजस्थान के प्रमुख, ये राज प्रमुख थे, ये हमारे राज प्रमुख थे। और अगर नरोत्तम लाल जोशी की बात करते हैं तो ये हमारे नरोत्तम लाल जोशी जी ये तुम्हारे विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और अगर सरदार गुरमुख निहाल सिंह की बात करते हैं तो ये हमारे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। क्या थे ये? प्रथम राज्यपाल। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका डी। कौन सा है? डी। देखिए, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल तो ये कौन से तुम्हारे? गुरमुख निहाल सिंह। अगर बात करते हैं राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री तो कौन है तुम्हारे? हीरालाल शास्त्री। अगर सवाई मानसिंह तो ये हमारे प्रमुख, पहले राज प्रमुख हुआ करते थे। क्लियर। उसके बाद में नरोत्तम लाल जोशी तो ये तुम्हारे विधानसभा अध्यक्ष थे, और सरदार गुरमुख निहाल सिंह तो ये प्रथम राज्यपाल थे। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान उच्च न्यायालय, देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, तो देखिए ये प्रमुख जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश हैं, के राधाकृष्णन, ऑप्शन बी कांता भटनागर, ऑप्शन श्री कमलकांत शर्मा, और ऑप्शन डी ये तुम्हारे टीकाराम पालीवाल। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए के राधाकृष्णन,
तो जो आप लोगों के राधा कृष्णन थे, ये राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। देखिए, ये हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। और अगर दूसरे की बात करते हैं, ये तुम्हारे जो कांता भटनागर हैं, ये हमारे जो कांता भटनागर हैं, दोस्तों ध्यान रखना, के राधा कृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। अगर कांता भटनागर की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, जो हमारे कांता भटनागर हैं, ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्लियर। उसके बाद में अगर बात करें श्री कमलकांत शर्मा की, तो ये कमलकांत शर्मा जी हमारे प्रथम राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो ये हमारे राजस्थान के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और अगर टीकाराम पालीवाल की बात करते हैं, तो टीकाराम जो पालीवाल जी थे, ये प्रथम निर्वाचित, इधर देखिए, प्रथम निर्वाचित राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका? तो ऑप्शन सही रहेगा आपका सी, राजस्थान उच्च न्यायालय के जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? आपके कमलकांत शर्मा, ये मुख्य न्यायाधीश पहले थे। क्लियर। उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बांगट डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन बी मेवात अलवर भरतपुर, ऑप्शन सी भौमट ये प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, और ऑप्शन डी हाड़ौती ये हाड़ौती प्रदेश कोटा बूंदी बारां झालावाड़। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हम लोग, देखिए अगर बात करते हैं बांगड़ प्रदेश, तो बांगड़ जो प्रदेश है, ये आप लोगों का जो बांसवाड़ा जो डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र है, ये तो कहलाता है आप लोगों का बांगड़। क्लियर। और अगर हाड़ौती की बात करते हैं, तो ये जो कोटा बूंदी बारां झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? आप लोगों का हाड़ौती। और अगर हम लोग बात करते हैं मेवात, तो ये जो अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? आप लोगों का मेवात। और अगर बात करते हैं हम लोग भौमट की, तो जो भौमट है, इधर देखिए, भौमट, भौमट का जो पठार है, इधर देखिए, यहां आपका उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर, इधर देखिए, उदयपुर सिरोही डूंगरपुर के मध्य जो तुम्हारा पठारी क्षेत्र है, इधर देखिए, उदयपुर डूंगरपुर और आप लोगों का जो सिरोही के मध्य में जो पठार है, ये आप लोगों का कहलाता है भौमट। क्या कहलाता है? भौमट। जहां भील आंदोलन हुआ था मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा, तो ये जो भौमट है, ये आप लोगों का प्रतापगढ़ चित्तौड़ में नहीं है, यह आप लोगों का उदयपुर, जो भौमट वाला जो क्षेत्र है, ये आप लोगों का उदयपुर, उदयपुर के बाद में आप लोगों का सिरोही, और सिरोही के बाद में आता है आप लोगों का डूंगरपुर। तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इधर देखिए, ये भौमट के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, ये राजस्थान का ये वाला क्षेत्र है भौमट। क्लियर। तो इधर देखिए दोस्तों, ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? सी, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन है आपका सी, क्योंकि बांगड़ में बांसवाड़ा डूंगरपुर, उसके बाद में मेवात में ये आप लोगों का अलवर भरतपुर, उसके बाद में अगर भौमट की बात करते हैं तो ये प्रतापगढ़ चित्तौड़, जबकि यहां जो आना चाहिए वो आप लोगों का उदयपुर सिरोही डूंगरपुर, ये तुम्हारे 3 जिले हैं। क्लियर। और हाड़ौती कोटा बूंदी बारां झालावाड़, ये तो आपकी क्लियर है ही है। क्लियर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। अगले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? अरब सागर से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका हिंद महासागर से, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी से, और ऑप्शन डी भूमध्य सागर से। तो देखिए लाडलो, आपको पता ही होगा कि राजस्थान में या भारत में, इधर देखिए, राजस्थान में या आपके भारत में जो तुम्हारी मावट होती है, वो कौन से विक्षोभों से होती है? तो देखिए दोस्तों, आप लोग हल्का सा इधर वाला जो क्षेत्र है वो देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये आपका भारतीय क्षेत्र है। क्लियर। और हमारा राजस्थान भारत का अभिन्न अंग है। क्लियर। तो ये हमारा राजस्थान, ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान है, और यहां आप लोगों का एक सागर है, और उस सागर का नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है? भूमध्य सागर। और देखिए, ये भूमध्य सागर है। क्लियर। और भूमध्य सागर से तुम्हारे पश्चिमी विक्षोभ चलते हैं, और पश्चिमी विक्षोभ जब चलते हैं तो ये भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में पश्चिमी जो विक्षोभ चलते हैं, ये आप लोगों के भूमध्य सागर से, कौन से सागर से?
भूमध्य सागर से चक्रवाती वर्षा करते हैं शीतकाल में, चक्रवाती वर्षा करते हैं शीतकाल में, जिसे भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में क्या बोला जाता है, मावठ। क्या बोलते हैं, मावठ, जो प्रमुख रूप से आपकी रबी की फसल के लिए बहुत, ये मान लीजिए कि लाभदायक होती है। इस कारण मावठ को सुनहरी बूंदों की वर्षा या गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, अरब सागर, ये अरब सागर तो आपका ऑप्शन गलत है। बी हिंद महासागर, ये भी गलत है। सी बंगाल की खाड़ी, ये भी गलत है। और सही कौन सा है आपका? तो ये आपका जो सही है तो वो है आपका भूमध्य सागर। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा है आपका? डी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का चेरापूंजी, राजस्थान का चेरापूंजी यानी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो कौन सा है आपका? झालावाड़। कौन सा जिला है? झालावाड़। ये मत सोचना कि सर इतने सिंपल क्वेश्चन, इतने सिंपल क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि लगभग हर एग्जाम में लगभग 50% जो जीके के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत नॉर्मल आते हैं, तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि अच्छे क्वेश्चनों को करने में आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो रह जाएं। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का चेरापूंजी किसको बोला जाता है? तो वो किसको बोला जाता है? झालावाड़। अगर कोटा की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, सर्वाधिक वर्षा वाला जो संभाग है वो कौन सा है? कोटा। और सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वो भी कौन सा है आप लोगों का? कोटा। क्लियर? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। बांसवाड़ा, तो ये बांसवाड़ा राजस्थान में मानसून का, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहलाता है। राजस्थान में लगभग 15 से 20 जून को मानसून क्या करता है? प्रवेश करता है। तो ये आप लोगों का प्रवेश द्वार। और अगर झालावाड़ तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, अगर माउंट आबू तो ये आप लोगों का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है दोस्तों? माउंट आबू। क्लियर? उसके बाद में राजस्थान का जो चेरापूंजी, ये आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? ये तुम्हारी ऑप्शन बी डीडवाना, ऑप्शन सी रेवासा और ऑप्शन डी जैत सागर। तो देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? जैत सागर। ये जैत सागर आप लोगों की खारे पानी की झील नहीं है। बाकी ये जितनी भी झील है वो सभी खारे पानी की झील है। ये आप लोगों की मीठे पानी की झील है। कैसे पानी की झील है? मीठे पानी की झील है। तो दोस्तों देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? किस नदी को वन की आशा? लूनी। ऑप्शन ए लूनी, इसे मीठी खारी नदी या लवणवती के नाम से जानते हैं। जाखम। उसके बाद में सी चंबल, जिसे राजस्थान की कामधेनु या राजस्थान की जीवन रेखा। उसके बाद में अगर बनास को देखा जाता है तो राजस्थान की जो बनास नदी है इसको वन की आशा या वर्णाशा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन है आपका डी। देखिए, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की जो सबसे बड़ी जो नदी मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? बनास। कौन सी मानी जाती है? बनास। तो ध्यान रखना कि स्थानीय भाषा में वन की जो आशा कहा जाता है वो किस नदी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बनास को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जल अपर्दन सबसे अधिक कौन सी नदी के द्वारा होता है? माही नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी और ऑप्शन डी बनास नदी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा सी चंबल नदी। चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक तुम्हारा अपर्दन किया जाता है, जल अपर्दन। चंबल नदी विश्व में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। विश्व की एकमात्र नदी है जो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है। तो याद रखना दोस्तों, ये आप लोगों का सर्वाधिक जल अपर्दन जो करती है वो कौन सी नदी करती है? चंबल नदी। और सर्वाधिक जो बीहड़ों का निर्माण करती है वो कौन सी नदी करती है? तुम्हारे चंबल नदी, जिन्हें डाकुओं की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिणी राजस्थान की इसे स्वर्ण रेखा कहते हैं। माही नदी को बांगड़ की गंगा, बांगड़ की गंगा या कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। और लूनी नदी ये आप लोगों की लवणवती के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम अजमेर के नागपाड़ से होता है। और जो बनास नदी है ये राजसमंद में खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? खमनौर की पहाड़ियों से। तो आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? सी। क्लियर दोस्तों? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये तुम्हारे 20 हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आज आप लोगों ने सीटी की एग्जाम के लिए हम लोगों ने ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चन डाले हैं। तो दोस्तों, आपको इसी तरीके से आगे एमसीक्यू सीरीज सीटी से संबंधित अपलोड कर दी जाएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।